हेलो डियर स्टूडेंट, चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी होंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है न्याय निगमन से। इसमें कहा है सभी बल्ले छड़ी हैं, कोई छड़ी गेंद नहीं है। ये क्वेश्चन आ जाता है और बच्चों को परेशान करता है। ये पेपर में आया हुआ है, आपके सीपीओ के पेपर में, 2020 के पेपर में। देखो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखो कैसे करते हैं। सभी बल्ले छड़ी हैं, तो सभी बल्ले क्या हैं भाई? छड़ी। तो देखो सभी बल्ले छड़ी हैं, ऐसे डायग्राम बनाओगे आप। सभी बल्ले हो गए छड़ी। अब कह रहे हैं कोई छड़ी गेंद नहीं है। कोई भी छड़ी जो है वो गेंद नहीं है, यानी छड़ी और गेंद का डायग्राम मिल नहीं सकता, अलग अलग रहेगा, क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कोई छड़ी जो है वो गेंद नहीं है। अब बताओ, कोई छड़ी जब गेंद नहीं है तो जब छड़ी गेंद में नहीं जा सकती तो गेंद और बल्ले भी आपस में नहीं मिल सकते। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ना तो बल्ले वाला पोर्शन गेंद में, ना छड़ी वाला पोर्शन गेंद में। ठीक है, ये दोनों अलग अलग। अब निष्कर्ष चेक कर लो। निष्कर्ष कह रहे हैं कोई बल्ला गेंद नहीं है। तो बताओ कोई बल्ला गेंद नहीं है, सही बात है ना? तो पहली वाली बात सही है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि सर कुछ गेंद बल्ले में भी तो जा सकते हैं। नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अगर गेंद बल्ले में जाएंगे तो गेंद छड़ी में भी तो मिल जाएंगे, जबकि क्वेश्चन में कह दिया कोई गेंद छड़ी नहीं है। ठीक है, कहा है ना कोई छड़ी गेंद नहीं है, तो पहला वाला सही हो गया। कहा है कोई बल्ला गेंद नहीं है, तो कोई बल्ला गेंद नहीं है, सही बात है। दूसरा देखो, कोई गेंद बल्ला नहीं है। कोई गेंद बल्ला नहीं है, ये वाली बात भी सही है। कोई बल्ला भी गेंद नहीं है और कोई गेंद भी बल्ला नहीं है, दोनों सही हैं। तो यहां पर दोनों निष्कर्ष सही हैं, तो आपका आ जाएगा निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। इस तरीके से इसका डायग्राम बनाना होता है बच्चों, और उसके बाद इसे चेक करना होता है निष्कर्ष में। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा ये। इसमें क्या होता है कि दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए सही है। इसे बोलते हैं बच्चों डाटा सफिशिएंसी, यानी इस चैप्टर का नाम होता है आंकड़े पर्याप्तता। ठीक है, ये भी आरआरबी में आया हुआ है, मतलब रेलवे के ग्रुप डी के पेपर में 2018 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2018 में ये क्वेश्चन आया था। इसने ये पूछा है कि पी, एन, के और जे में से कौन सबसे ज्यादा कमाता है, कौन उच्चतम भुगतान प्राप्त करता है, मतलब कौन उच्चतम, कौन सबसे ज्यादा भुगतान करता है, ये पूछा है। अब हमें देखना है, कथन हमारे पास दो दिए होते हैं, दो या तीन। ऊपर क्वेश्चन दिया होगा, नीचे दो या तीन कथन दिए होंगे। हमसे यह पूछा जाता है कि ये बताओ कि इनमें से कौन सा कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यानी उत्तर देने के लिए कौन सा कथन सफिशिएंट है। पहले से काम हो जाएगा, या दूसरा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, या दोनों की जो जानकारी है उसको मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, या दोनों से मिलकर भी उत्तर नहीं आ रहा है। ये हमें चेक करना होता है। तो सबसे पहले हम पहले को चेक करते हैं। चेक क्या करना है? चेक इसमें यह करना है कि कौन सबसे ज्यादा भुगतान प्राप्त करता है, कौन ज्यादा कमाता है, ये देखना है। तो देखो, पहला कथन जब पढ़ते हैं तो दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है, और दूसरा जब पढ़ते हैं तो पहले से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जब दोनों से आंसर ना आए तो दोनों का जो डाटा है उसे मिलाकर चेक करते हैं, क्या पता दोनों की जानकारी मिलकर उत्तर आ जाए। अब देखते हैं। पहला है पी के और जे से अधिक कमाता है। पी के और जे से अधिक कमाता है। पहले से हमें यह बात पता चल गई कि पी जो है ना वो के और जे से ज्यादा कमा रहा है। ठीक है, अब पी के और जे से तो ज्यादा कमाता है, लेकिन इसमें केवल अगर पहला ही कथन पढ़ें, जब हम पहला पढ़ते हैं ना तो सेकंड से कोई मतलब नहीं है, तो पहले केवल पहला पढ़ें तो हमें यह पता नहीं चल रहा कि सबसे ज्यादा कौन कमाता है। क्यों पता नहीं चल रहा? क्योंकि व्यक्ति कितने हैं? 4। पहले में हमें 3 के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई कि पी के और जे से तो ज्यादा कमाता है, तो बचा कौन? एन। अब एन का ये नहीं पता कि एन इनसे कम कमाता है या एन पी से ज्यादा कमाता है। और जब तक एन का पता नहीं चल सकता, जब तक हम ये भी नहीं बता सकते कि सबसे ज्यादा कौन कमाता है। तो केवल पहला वाला उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, केवल पहले वाले से उत्तर नहीं आ रहा। अगर हम केवल पहले वाले का प्रयोग करें तो उत्तर नहीं आ रहा। अब दूसरे वाले का, जब दूसरा वाला चेक करते हैं तो हमें पहले वाले से कोई मतलब नहीं होता है। ये नहीं देखेंगे कि पहले में ये दे रखा है। जब दूसरे वाले से भी आंसर नहीं आएगा तो दोनों को मिलाकर चेक करेंगे। अब देखो, दूसरा वाला अगर हम चेक करें तो ये करें एन के से ज्यादा कमाता है। एन जो है वो किससे ज्यादा कमाता है? के से। अब केवल जब दूसरे की, अगर हमारे पास केवल दूसरी जानकारी हो, केवल दूसरे वाले से चेक करें अगर हम, तो एन जो है वो के से तो ज्यादा कमा रहा है, लेकिन ये तो नहीं पता कि
ये एन सबसे ज्यादा कमा रहा है ये तो नहीं पता, क्योंकि एन के से ज्यादा कमा रहा है, केवल सेकंड में इतनी बात बताई गई है। लेकिन दो व्यक्ति और भी तो रह गए, पी और जे। अब पी और जे एन से ज्यादा कमाते हैं या पी ज्यादा कमाता है, ये कुछ क्लियर केवल सेकंड वाले से नहीं हो रहा, यानी केवल सेकंड वाली जानकारी भी उत्तर देने के लिए अधूरी है, तो केवल सेकंड वाले से भी उत्तर नहीं आ रहा। अब हम दोनों जानकारियों को मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों जानकारियों को ऐड करके देखेंगे कि दोनों से मिलकर उत्तर आ जाए। क्यों? ऑप्शन ऐसे होते हैं, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त हैं, दोनों से आंसर आ रहा है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों अपर्याप्त है, केवल कथन फर्स्ट पर्याप्त है, केवल कथन सेकंड पर्याप्त है। तो ना तो केवल कथन फर्स्ट पर्याप्त है, ना केवल कथन सेकंड पर्याप्त है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब देखो दोनों को जानकारी मिला दे रहे हैं। पहली जानकारी में यह बताया गया कि पी बड़ा है, पी मतलब ज्यादा कमाता है के और जे से, पी ज्यादा कमाता है के और जे से, लेकिन एन किससे ज्यादा कमाता है, के से। देखो एन जो है वो के से ज्यादा कमाता है। अब एन के से तो ज्यादा कमाता है और के से पी भी ज्यादा कमाता है। के से तो दोनों ही ज्यादा कमाते हैं, पी भी के से ज्यादा कमाता है और एन भी ज्यादा कमाता है, दोनों ज्यादा कमाते हैं। लेकिन पी और एन में कौन ज्यादा कमाता है ये क्लियर नहीं हो पा रहा। पी और एन का रिलेशन किसी भी स्टेटमेंट में नहीं दिया है, तो दोनों की जानकारी मिलकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी दोनों को मिलाकर भी ये पता नहीं चल पा रहा कि कौन सबसे ज्यादा कमाता है, क्योंकि के से तो दोनों ही ज्यादा कमाते हैं, लेकिन पी और एन में कौन ज्यादा कमाता है ये पता नहीं चला बच्चों। तो इसका आंसर होगा कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों अपर्याप्त हैं, यानी पर्याप्त नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन आ गया हमारा घड़ी से। तो देखो एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री घूमती है, तो उसी दौरान मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी। रेलवे एएलपी 2018 का क्वेश्चन है बच्चों, रेलवे एएलपी 2018 का। अब देखो इसमें कहा है एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री घूमती है। देखो घंटे वाली जो सुई होती है ना, घंटे वाली जो सुई होती है वो एक घंटे में कितना घूमती है, 30 डिग्री। एक घंटे में कितना घूमती है, 30 डिग्री। और एक मिनट में घूमती है आधा डिग्री, एक मिनट में आधा डिग्री। कहने का मतलब ये है कि जितना मिनट होता है उससे आधा चलती है घंटे वाली। अगर 25 मिनट का पूछे तो 12.5 डिग्री। 100 मिनट में कितना चलेगी घंटे वाली सुई, 50 डिग्री। 60 मिनट में कितना चलेगी, 30 डिग्री। यानी जितना टाइम होगा उससे आधा चलेगी घंटे वाली सुई, उससे कितना चलेगी, आधा। अब बताओ 18 डिग्री घूम गई घंटे वाली सुई, 18 डिग्री घूम गई, तो 18 डिग्री कितनी देर में घूमी होगी, 18 डिग्री कितनी देर में घूमी होगी। देखो एक मिनट में घूमती है घंटे वाली सुई कितना, आधा डिग्री। जब मैं क्लास में आपको पूरा डेरिवेशन समझाता हूं तो इसको प्रूव करके दिखाता हूं कि एक मिनट में आधा डिग्री को घूमती है। तो एक मिनट में आधा डिग्री घूम रही है, तो 18 डिग्री कितने मिनट में घूमी होगी, 36 मिनट में। 18 डिग्री 36 मिनट में ही तो घूमेगी। अगर मैं कहूं 50 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी घंटे वाली, तो 25 डिग्री। अगर मैं कहूं 40 मिनट में कितना घूमेगी, तो 20 डिग्री। तो देखो यहां पर 18 डिग्री घूम गई, तो 18 डिग्री कितनी देर में घूमी हुई होगी, 36 मिनट में। अब हमें यह तो पता चल गया कि घंटे वाली जो सुई है वो 36 मिनट में घूमी होगी 18 डिग्री। ये घंटे वाली सुई की बात चल रही है बच्चों, घंटे वाली सुई की। अब हमसे पूछा है इसी दौरान मिनट वाली सुई कितनी डिग्री घूमेगी। इसी दौरान का मतलब है इसी टाइम में, जितने टाइम में ये 18 डिग्री घूमी है ना, उसी टाइम में मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी। तो ये जो है कितने टाइम में घूमी है 18 डिग्री, 36 मिनट में। अब मिनट वाली सुई इतने टाइम में कितना घूम जाएगी, तो मिनट वाली सुई की तो तुम्हें पता है कि मिनट वाली सुई बच्चों एक मिनट में घूमती है 6 डिग्री। मिनट वाली सुई एक मिनट में, याद रखोगे, 6 डिग्री घूमती है, और घंटे वाली एक मिनट में आधा डिग्री घूमती है। तो मिनट वाली सुई जब एक मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो बताओ 36 मिनट में मिनट वाली सुई कितना चल जाएगी। एक मिनट में जब 6 डिग्री घूम रही है तो 36 मिनट में 6 गुणा 36, अब 6 छंग 36 के 6 हासिल 3, 6 3 18 और 3 21, 216 डिग्री घूम जाएगी। यानी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। यानी 36 मिनट में कितना घूम जाएगी, 216 डिग्री। कैसे पता, क्योंकि मिनट वाली सुई बच्चों एक मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो 36 मिनट में 36 गुणा 6 यानी कितना डिग्री आ गया, 216 डिग्री। यानी रेलवे एएलपी का क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 216 डिग्री इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो अगले क्वेश्चन है दिशा और दूरी से। दिशा और दूरी से इसमें कहा है बाई एक्स के पूरब में है जो जेड के उत्तर में है। ये देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखो यहां पर बाई एक्स के पूरब में है, बाई जो है वो एक्स के पूरब में है, तो जिसके पूरब बोला, जिसके बोला किसके, एक्स के, तो एक्स लिख लो यहां पर।
ठीक है, बाई एक्स के पूरब में है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में कि पूरब किधर है पश्चिम किधर है। तो बच्चों हमेशा याद रखनी है एक बात, तुम्हें क्या बात याद रखनी है कि जिधर तुम्हारा सीधा हाथ है ना उधर है पूरब दिशा, और जिधर तुम्हारा उल्टा हाथ पड़े पेपर में लिखते हैं उधर होती है पश्चिम दिशा। जैसे मैं इधर लिख रहा हूं तो इधर पूरब है, तो बाई एक्स के पूरब में है। बाई एक्स के कहां पे है बच्चों? पूरब में। ठीक है, जो जेड के उत्तर में है। जब दो व्यक्तियों का जिक्र हो, चाहे पजल हो, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, जब दो व्यक्तियों का जिक्र हो और आगे जाके जो शब्द लग जाए तो जो से अगली वाली लाइन जो बोली जाती है वो बोली जाती है सेकंड पर्सन के लिए। और अगर दो व्यक्तियों का जिक्र हुआ है आगे जाके और या तथा शब्द लग जाए तो और से अगली वाली लाइन जो बोली जाती है वो बोली जाती है फर्स्ट पर्सन के लिए। जैसे बाई एक्स के पूरब में है, जो शब्द लग गया, जो जेड के उत्तर में है, तो जो से जो अगली लाइन है वो सेकंड वाले व्यक्ति के लिए बोली गई है। बाई एक्स के तो पूरब में है, जो जेड के उत्तर में है। कौन है जेड के उत्तर में जो सेकंड नंबर पे आया? एक्स। ठीक है, तो जेड के उत्तर में एक्स को लेना है, तो जेड के उत्तर में एक्स को लेना है, तो जेड तो नीचे आएगा ना, जेड के उत्तर में हो गया एक्स। ठीक है, यहां पे दूरी कोई मैटर नहीं करती, केवल दिशा से मतलब है, चाहे जेड को तुम और नीचे बना लो। ठीक है, अब उसके बाद यदि पी जेड के दक्षिण में है, पी जो है वो जेड से भी और दक्षिण में है, तो जेड से भी और दक्षिण में है तो पी और नीचे आ जाएगा जेड से भी। ठीक है, अब कह रहे हैं तो पी बाई की किस दिशा में है? तो पी जो है ना, ये पी ये बाई से किस दिशा में है, हमें तो ये वाली दिशा बतानी है भाई, पी बाई से किस दिशा में है। तो बच्चे दिशा बताते पे कंफ्यूज होते हैं, तो दिशा आसानी से बताने का क्या तरीका है कि जहां से पूछी है दिशा, जैसे बाई से पूछा है कि बाई की किस दिशा में है, तो बाई पर प्लस का साइन बना दो, ऐसे बना दिया प्लस का साइन। अब इधर कौन सी दिशा होती है? इधर होती है पश्चिम, और नीचे कौन सी दिशा है? दक्षिण। लेकिन हमें तो बाई से पी की दिशा बतानी है ना, तो ये पश्चिम ये दक्षिण इन दोनों के बीच में आ रही है इसकी लोकेशन, तो ये कौन सी दिशा होगी पश्चिम और दक्षिण के बीच में? दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पश्चिम। यानी इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा इसका। क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। देखो बाई एक्स के पूरब में है तो बाई एक्स के पूरब में हो गया भाई। जो जेड के उत्तर में है, जो जेड के उत्तर में कौन है? जेड के उत्तर में एक्स, तो ऊपर लिख दिया। ठीक है, यदि पी जेड के दक्षिण में, पी और नीचे हो गया। तो पी बाई की किस दिशा में है? तो पी जो है वो बाई से किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम की दिशा में। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी इसका आंसर हो गया दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। अगर मान लो बाई को पूछता पी से किस दिशा में है तो उत्तर पूर्व हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये है हमारा सीरीज का क्वेश्चन और ये एसएससी कांस्टेबल में आया हुआ है, इसका ईयर नहीं दिया है। देखो इसमें है 101, 123, 147, 173। ठीक है, तो देखो अगर हम इसमें देखें तो अगर आप नंबरों से अच्छी तरह से खेलना जानते हैं या प्लस माइनस आपकी अच्छी है, स्क्वायर रूट अच्छे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से पकड़ सकते हैं। और अगर आपको नंबरों से दिक्कत आती है प्लस माइनस करने में तो ये सवाल आपको परेशान कर सकता है। अगर आप नंबर से ज्यादा करते हैं, मैथ्स की कैलकुलेशन ज्यादा करते हैं, तो आपको ये नंबर देखते ही पहचान में आ जाएंगे कि ये नंबर जो है वो किसी के स्क्वायर के पास हैं, किसी के स्क्वायर के पास के नंबर हैं ये। अब इसके स्क्वायर के पास है। अब 101 अगर सोचो 101 कितने का स्क्वायर के पास है, तो x को 1 जो है वो 10 के स्क्वायर के पास है। इसको मैं लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूं 11 का स्क्वायर प्लस 2, इसको मैं लिख सकता हूं 12 का स्क्वायर प्लस 3, इसको मैं लिख सकता हूं 13 का स्क्वायर प्लस 4। बताओ लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर प्लस 1 101, 11 का स्क्वायर प्लस 2 123, 12 का स्क्वायर प्लस 3 147, 13 का स्क्वायर प्लस 4 173। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों? 14 का स्क्वायर प्लस 5, और 14 का स्क्वायर आप जानते हो 196, और 5 उसमें जोड़ेंगे तो 201। यानी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 201, क्योंकि यहां पे 5 जुड़ेगा, 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, 4 जुड़ा, अब कितना जुड़ गया? 5। 10 का स्क्वायर प्लस 1, 11 का स्क्वायर प्लस 2, 12 का स्क्वायर प्लस 3, 13 का स्क्वायर प्लस 4 और 14 का स्क्वायर प्लस 5। 14 का स्क्वायर होता है 196 और 5 जोड़ दोगे तो 201। यानी इसका आंसर हो गया बच्चों ऑप्शन बी। यानी ये एसएससी कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में आया हुआ सवाल है, 201 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में ड्रोन को यह लिखा गया है, तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा। ये बच्चों कोडिंग डिकोडिंग का सवाल होता है जो कि बहुत सिंपल होता है अगर आपको नंबर याद हैं और उनके अपोजिट याद हैं। देखो ये आया है एसएससी स्टेनो के पेपर में और 2019 का पेपर था ये, इसमें ये सवाल आया जो कि बहुत ही सिंपल था।
मैं आपसे कहता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल हुआ करें, आप सबसे पहले उसमें क्या चेक करोगे? अपोजिट। अपोजिट क्यों चेक करोगे उसमें? क्योंकि उसका कारण यह है कि अगर अपोजिट चल रहा होगा तो तुम्हें नंबर लिखने नहीं पड़ेंगे, और अगर अपोजिट चल रहा होगा तो फिर अगर अपोजिट नहीं चल रहा होगा तो आपको नंबर ही लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप देखोगे कि अपोजिट तो ना चल रहा। डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू। डब्ल्यू है उधर, इसका मतलब अगला और चेक कर लो। आर का अपोजिट आई, आई है उधर, इसका मतलब हम समझ गए कि इसमें अपोजिट ही चल रहा है। अगर अपोजिट ना चल रहा होता, डब्ल्यू का अपोजिट डब्ल्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू नहीं होता उधर, तो हम क्या करते? इसमें प्लस माइनस करते। ठीक है, कुछ नंबर लिखते इसके। अब नंबर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो अपोजिट पता होता है। डी का अपोजिट डब्ल्यू, आर का अपोजिट आई, ओ का अपोजिट एल, एन का अपोजिट एम, ई का अपोजिट वी। ये सारे अपोजिट अक्षर होते हैं। जैसे डी का अपोजिट डब्ल्यू ड्यू, आर का अपोजिट आई इंडियन रेलवे, ओ का अपोजिट एल लव, एन का अपोजिट एम मैन, ई का अपोजिट बी इवनिंग। ऐसे याद करने की कुछ इसकी ट्रिक्स भी होती हैं। ठीक है, जो मैं आपको क्लास में समझाता हूं। जैसे इसका भी कर देंगे। डी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डब्ल्यू, ओ का अपोजिट एल, एन का अपोजिट एम, के का अपोजिट होता है बच्चों पी, ई का अपोजिट वी और बाई का अपोजिट वी। तो ये हमारा आंसर हो गया डब्ल्यू एल एम पी बी बी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया डी, डब्ल्यू एल एम पी बी बी। ये एसएससी स्टेनो 2019 के पेपर का क्वेश्चन है। समझ में आ गई बात? इस तरीके से करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम में है ये कि चाचा, रिश्तेदार और धनी। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। ये भी देखो सारे क्वेश्चन आए हुए लिए हैं। एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, चाचा, रिश्तेदार और धनी। अब देखो कैसे करते हैं इसका, हमें वेन डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं, ये वाला डायग्राम बना देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि एक चाचा तो हमारे घर में हो गए और रिश्तेदारी के चाचा अलग हो गए। ठीक है, लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि दुनिया में जितने भी चाचा हैं हमारे, रिश्ते में चाचा लगते हैं, तो वो क्या हो गए? हमारे रिश्तेदार। क्या हो गए? रिश्तेदार। कोई भी रिश्ता है ना तो वो हमारा रिश्तेदार में काउंट होगा। यानी चाचा, मामा, ये सब किस में आएंगे? रिश्तेदार में। तो चाचा जो हैं वो क्या होंगे? रिश्तेदार। सारे चाचा रिश्तेदार के अंदर आ जाएंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि सारे चाचा क्या आएंगे? रिश्तेदार। लेकिन कुछ चाचा और कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो धनी होते हैं। सारे रिश्तेदार धनी नहीं होते, सारे चाचा धनी नहीं होते, लेकिन कुछ चाचा और कुछ रिश्तेदार क्या होते हैं? धनी, है ना। ये देखो, ये हो गए धनी। अब इसका अर्थ भी समझो। ये वो चाचा हैं जो चाचा भी हैं, रिश्तेदार भी हैं और धनी भी हैं। ये वो हैं जो रिश्तेदार हैं और धनी हैं पर चाचा नहीं है। ये वो हैं धनी व्यक्ति, वो हैं जो ना तो रिश्तेदार हैं और ना चाचा हैं। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए। समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? ये हमारा आ गया आकृति वाले से। ठीक है, ये है हमारा आकृति वाले से। इसमें ऊपर लैंग्वेज लिखी जानी थी। ठीक है, एसएससी 10+2 का आया हुआ है, यानी सीएचएसएल का आया हुआ है 2014 के पेपर से। इसमें ये आता है ऊपर लिखा हुआ विषम छांटिए, या फिर ये लिखा हुआ आता है नीचे 4 आकृतियां दी गई हैं, इनमें से कोई 3 एक प्रकार से समान है जबकि एक अलग है, तो अलग वाली आकृति का चयन करें। ये 4 आकृति जब पेपर में आती हैं तो हमें एक जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन इनमें अगर हम बारीकी से ढूंढते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई कौन सी आकृति अलग है। ठीक है, कौन सी आकृति अलग है। कभी कभी हम अलग अलग तरीके से दिमाग लगाते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे कौन सी आकृति अलग है। देखो इस चित्र को ध्यान से, तो देखो इस चित्र में क्या है, एक तो आपको सर्किल दिख रहा है, एक ट्राइंगल और एक छायांकित भाग है। छायांकित भाग का मतलब ये जो लाइनिंग हो रही है इसको बोलते हैं छायांकित भाग, यानी क्या कर रखा है? सेट कर रखा है ये पेंसिल से। अब देखो यहां पर देखो त्रिभुज के और इस छायांकित भाग के बीच में कितने गैप हैं? एक खाना है ओनली। ठीक है, यहां पर देखो त्रिभुज के और इस छायांकित भाग के बीच कितने खाने हैं? एक। ठीक है, यहां पर देखो त्रिभुज और छायांकित भाग के बीच कितने खाने हैं? एक। लेकिन यहां पर देखो त्रिभुज और इस छायांकित भाग के बीच में कितने खाने हैं? 2। यहां पे 2 का गैप है, बाकी सब में त्रिभुज में और इस छायांकित भाग में कितने का गैप है? 1 का। तो इसमें 2 का गैप है, बाकी सब में 1-1 का गैप है, तो कौन सा सबसे अलग हो गया? ऑप्शन सी। समझ में आई बात? इसमें देखो त्रिभुज और इसके बीच में 1 गैप, इसमें त्रिभुज में और इसके छायांकित भाग में 1 का गैप, यहां पर भी 1 का गैप, लेकिन यहां पर 2 का गैप। तो ये हमारा अलग हो गया, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है वो एसएससी 10+2 2022 का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसके 6 फलकों में से 1 से 6 तक संख्या अंकित की गई हैं। उस संख्या का चयन करो जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में बच्चों 6 4 3 6 4, ठीक है। यहां पर देखो 6 और 4 कॉमन है, इसमें 6 और 4 कॉमन है तो 6 और 4 से 6 और 4 ऐसे कैंसिल कर देते हैं बच्चों। अब जो बचा वो उसके विपरीत होगा, जो बचा वो उसके विपरीत। 3 के विपरीत क्या आ जाएगा बच्चों, 1, और 3 के विपरीत ही पूछा है तो 3 के विपरीत हो गया 1, ठीक है। जब दो सतह कॉमन होती है तो दो सतह कॉमन लेकर जो बचता है ना, जो उस पासे में बचा और जो इस पासे में बचा, वो एक दूसरे के अपोजिट होता है हमेशा। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो ए बी सी डी ई एफ 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हैं, ठीक है। एसएससी कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। इसमें क्या है, देखो ए बी सी डी एफ 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हैं जबकि ए और बी तो अंतिम छोरों पर बैठे हैं, ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं, सी ए के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। क्या हम बता सकते हैं कि बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो देखो कुल मिला के लोग कितने हैं, 6। कुल मिला के व्यक्ति कितने हैं, 6। तो 6 लोगों के बैठने का स्थान बना लो पहले। ये हो गए 6 लोग, 1 2 3 4 5 और एक और 6 लोग हो गए। अब ये कह रहे हैं जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे बैठाओ, जबकि ए और बी तो अंतिम छोरों पर बैठे हैं। ए और बी जो है ना वो लास्ट में बैठे हैं। ये नहीं पता ए कौन से छोर पर है और बी कौन से पर है, लेकिन मैं ऐसे लिख देता हूं भाई, ए और बी में से एक यहां बैठेगा और ए और बी में से एक यहां बैठेगा। अभी पता चल जाएगा कुछ देर में फाइनल में कि ए कहां बैठेगा और बी कहां बैठेगा, लेकिन अभी हमें क्लियर नहीं पता कि ए किधर की साइड है और बी किधर की साइड है। अब देखो ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं, ई और एफ जो हैं वो पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। तो ई और एफ जो हैं वो पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। पंक्ति का मध्य का मतलब इधर से भी इतनी दूर और इधर से भी इतनी दूर। तो ई और एफ यहाँ पे और यहाँ पे ही तो बैठे होंगे। ई और एफ में से एक यहाँ पे और एक यहाँ पर, ई और एफ में से यहीं पे तो बैठेंगे। पंक्ति का मध्य तो यही है, 2 इधर 2 इधर। ई और एफ में से एक यहाँ पे बैठेगा बच्चों, एक यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। ये ई है, ठीक है। ई और एफ में से एक यहाँ पर बैठेगा और एक यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ो। सी ए के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है, सी जो है ए के बाईं ओर बैठा है। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर हम ए को यहां पे बैठा दें तो ए के बाईं ओर सी बैठ जाएगा क्या? क्योंकि इसमें कहा है सी ए के ठीक बाईं ओर है, तो बताओ सी ए के ठीक बाईं ओर बैठ जाएगा? जगह ही नहीं है, तो यहां पर ए नहीं आ सकता, यहां पर आएगा ए, क्योंकि सी ए के ठीक बाईं ओर बैठा है ना, तो सी ए के ठीक बाईं ओर इधर ही बैठ सकता है, ठीक है। तो जब उधर ए आएगा तो इधर क्या आएगा, बी, ठीक है। तो अब ए बी सी डी ई एफ में कौन सा रह गया जो अभी तक नहीं आया? वो रह गया डी। तो डी कहां पे आएगा, यहां पर। अब ई और एफ का पूरे सवाल में पता नहीं चला कि ई और एफ कहां बैठेंगे, लेकिन इतना पता है वो पंक्ति के मध्य में बैठेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या आप बता सकते हैं कि बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो देखो बी तो ये है, बी के ठीक दाएं कौन बैठा है? बी के ठीक दाएं डी बैठा है। बी के ठीक दाएं कौन है? डी। तो इसका आंसर हो गया बच्चों ऑप्शन ए, यानी कि डी इसका आंसर हो गया। एसएससी कांस्टेबल 2018 में आया हुआ सवाल है, इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, डी, ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये हमारी आज की एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।